अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन मुबारक, जुम्मा मुबारक। आज बहुत सारी खबरें जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी पुरानी ऐसी खबरें हैं जिनमें हम देखेंगे कि नई डेवलपमेंट हुई है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में हम पाकिस्तान की होनहार तालिब इल्म से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, और वो भी ऐसी फील्ड में जहां पास होना ही बड़ी कामयाबी है। वो पास हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना और फिर गोल्ड मेडल लेना। तो तस्वीर देख के आपको पता चली गया होगा कि कौन सी फील्ड है। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। अच्छा जी, पढ़ने वाले तो हैं, बहुत हैं, लेकिन इनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग चुका है। कैसे? पंजाब में किताबों की कीमतों में हुआ इजाफा। अब सवाल यह है कि अपने बच्चे कैसे पढ़ेंगे और दूसरे के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इस पर भी तफसील से बात होगी। अच्छा जी, एक और चीज़ है जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कोरोना, जिसके केसेस की शरह में फिर से हमने देखा कि इजाफा हुआ है। तो प्लीज़ एहतियात करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और जब आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे तो हम ये कहेंगे यहीं पर बैठ के कि कोरोना के केसेस में कमी आई है। अच्छा जी, पाकिस्तान के क़याम की है 75वीं सालगिरह। ऐसे में एक बड़ा अच्छा इक़दाम हुआ है और वो है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 75 रुपये का यादगारी नोट जो है वो जारी किया जाएगा। करेंसी नोट के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी गई है और उसमें बड़ा ज़बरदस्त जो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है ना, उसको शो किया गया है। ज़बरदस्त। अच्छा, जब बात हो रही है पैसे की, रुपए की, तो हमने ये देखा कि इंटर बैंक में डॉलर को बड़ा झटका लगा है। 10 हफ्ते से जारी ऊंची उड़ान जो थी वो अब थम गई है। स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी देखी जा रही है और सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी या फिर अभी भी हम ये बात करेंगे कि अभी मुश्किल वक्त है। वैसे मुश्किल वक्त है, लेकिन वो कहते हैं ना, इक्का दुक्का बेहतरी आना। सवाल ये है कि क्या पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी? हाँ। सबसे आम सवाल ये है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखें, हमारे ही खित्ते में एक और मुल्क है जिसने सिचुएशन फेस की और अब उसकी हालत बहुत ख़राब है। श्रीलंका की मईशत हो गई मुकम्मल तबाह। हुकूमत ने दिवालिया होने का ऐलान भी कर दिया है और ऐसे में फ्यूल बचाने के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। अच्छा जी, हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, जहां बड़ी तबाही, 1000 से ज़ायद अमवात हुई। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सैकड़ों अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया है। दीगर ममालिक भी आगे बढ़ें और मदद करें, क्योंकि जब भी कोई मुल्क इस तरह की सिचुएशन से गुजरता है तो ये ना सोचे कि वो अफगानिस्तान है, ये वो फलाना मुल्क है, ये सोचे कि वहाँ इंसान बसते हैं। तो इंसानियत और इंसानियत का दर्स सबसे पहले आता है। इंसानियत तो चोलिस्तान में भी थी, लेकिन वहाँ पे जो सिचुएशन बनी, समा और नया दिन उसको पल पल आपको दिखाता रहा। वहाँ पानी के लिए लोग तरसते रहे, वहाँ पे जानवर प्यासे मरते रहे। फिर हुआ ये कि खुदा की रहमत नाजिल हुई, बादल बरसे। अब क्या हो रहा है ताकि आगे ऐसी सिचुएशन ना बने? चोलिस्तान में मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा बनाया गया है। इस पे भी आज हम तफसील में बात करेंगे। अच्छा जी, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोग्राम में फिल्म की कास्ट से। फिल्म है चौधरी, जिसकी कास्ट आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेगी। अब फिल्म जो है, अब चौधरी से पता चल रहा है कि किसी ऐसे मौजू पर बनी और वो हम दिखा भी रहे हैं जिसके बारे में बात करना और शख्सियत के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोकल हीरोज। हाँ, सो हम ज़्यादा जो है वो रात से पर्दा नहीं उठाएंगे। जब फिल्म की कास्ट आ जाएगी तभी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले डॉलर और पाकिस्तान की मईशत की बात कर लेते हैं। सवाल ये हो रहा है जी कि जब हमने देखा कि डॉलर की उड़ान थम गई है तो पाकिस्तानी मईशत, उस पर क्या असरात पड़ेंगे? पाकिस्तान की मईशत भंवर से क्या वाकई निकलने लगी है? वे यकीनी के बादल क्या वाकई छटने लगे हैं? IMF मुआहदा और चीन से डॉलर्स आने की खबरों से सरमायाकारों का एतमाद अब बहाल हुआ है। एक दिन में $1 तकरीबन 5 रुपए सस्ता हुआ है। और ये सिचुएशन बनी, इसके बाद स्टॉक मार्केट में भी कॉन्फिडेंस आया, वहाँ भी तेज़ी देखने में आई। 2% ग्रोथ हुई कल, विच इज़ वेरी गुड। ऐसे में माशी माहिरीन ने सूरत हाल को अब माशी इस्तेहकाम से ताबीर किया है। फैसलों के बाद अच्छा वक्त आया और बोल्ड फैसले हमने किए हैं। मलाले सफर की बात सुनो, शहर की बात सुनो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून से मायूसी के बादल छटने लगे हैं। काविशें रंग लाने लगी। इत्तेहादी हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों का असर, बेयकीनी के बादल छटने लगे। इंटरबैंक में डॉलर को धोबी पटखा एक ही दिन में तकरीबन 5 रुपए सस्ता हो गया। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और जिम्मेदारी को इंशाल्लाह हम निभाएंगे।
बात सुनो। इत्तेहादी हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियां रंग ला रही हैं। आसमानों पर उड़ते डॉलर के पर कट्टे और रुपया तगड़ा होता दिखाई दे रहा है। मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं। शहर की बात सुनो। एक दिन में $1 तकरीबन 5 रुपए सस्ता हुआ तो जखीरा अंदोजों के छक्के छूट गए। ओपन मार्केट में डॉलर की धड़ाधड़ फरोख्त देखने में आई। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और जिम्मेदारी को इंशाल्लाह हम निभाएंगे। शहर की बात सुनो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होता दिखाई दे रहा है। उम्मीदें शहर की बात। स्टॉक मार्केट में 259 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 42,717 पॉइंट्स पर बंद हुई। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ये ताजा हवा का झोंका है। डॉलर 170 रुपए तक गिर सकता है। मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। शहर की बात सुनो। गुर्बत में कमी लाएं, महंगाई पर कंट्रोल करें, पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक टीम को 7 अहम अहदाफ सौंप दिए हैं। टीम की कारकर्दगी की निगरानी खुद वज़ीर आज़म करेंगे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा जाहिद गशोरी की रिपोर्ट देखते हैं। बचत का कौन सा तरीका अपनाएं, गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन बनाएं, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाने के मिशन में वजीर आजम का बड़ा इकदाम। 7 अहम शोबों में बेहतरी के लिए टीम बना दी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी साबिक चेयरमैन FBR डॉक्टर जहांजेब खान कमान संभालेंगे। कारकर्दगी की निगरानी खुद शहबाज शरीफ करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम, इखराजात में कमी, गुर्बत का खात्मा, महंगाई पर कंट्रोल तरजीहात में शामिल। रेवेन्यू बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी, गैस, बिजली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में इस्लाहात को टारगेट किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक टीम 27 जून को वजीर आजम हाउस में वर्कशॉप में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम 3 माह में लाहे अमल तैयार करके हुकूमत को तजावीज़ देगी। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नया दिन के लिए कल बड़ी सिचुएशन हमने बेहतर देखी आफ्टर दैट टर्मोइल जो कि हुकूमत जाने के बाद हुआ। डॉलर की कीमत भी नीचे आई और यही कॉन्फिडेंस को ड्राइव करते हुए स्टॉक मार्केट ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छे आशारिये मिल रहे हैं हमें। Bismillahirrahmanirrahim. It's always a pleasure to be with you guys on the morning show. Good morning to everyone. देखें कल 3-4 हेडविंड्स जो थी वो टेल विंड्स में तब्दील हो गई। सबसे पहले तो एक चाइनीज़ पैसे नहीं आ रहे थे, उनकी अच्छी शुनीद हुई कि $2.3 बिलियन मेरे ख्याल है आज आ जाएंगे या मंडे या ट्यूसडे को इंशाल्लाह स्टेट बैंक में आ जाएंगे, सो उसके रिजर्व्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। IMF में हम आगे चले, वो भी एक अच्छा कदम था। कुछ इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई, इससे भी एक लगा कि हमारी जो प्रेशर है एक्सटर्नल डॉलर्स की जो ज़रूरत है वो बेहतर होगी। और आखिर में आई थिंक कि जो रुपये की मूवमेंट हुई थी 211 रुपये तक, वो ओवर सोल्ड हो गया था। ओवर सोल्ड से मतलब है कि लोगों ने ज़्यादा जो होल्डिंग थी वो डॉलर्स में रख ली थी। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स की, सो उन्होंने भी सेलिंग की। सो ओवरऑल अब एक ये फ़िज़ा बन रही है कि हम प्रोग्राम में चले जाएंगे IMF के। इसके बाद हमारे जो कतर के पैसे हैं, हमारे UAE के पैसे हैं, हमारे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के पैसे हैं, ये सारे भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे एक तक़वियत सी मिल रही है इस सोच को कि हम जो एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में थे। लोगों ने डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ किया, मैंने कभी भी नहीं किया। हम आई डोंट थिंक डिफ़ॉल्ट में थे, हम डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन की तरफ जा रहे थे, बट होपफुली वी विल टर्न बैक। बट अगले 3 से 6 माह बहुत टफ हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत के लिए भी टफ है, लोगों के लिए भी बहुत टफ है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम कह रहे थे कि डॉलर जो है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, चलो अब ये तो नीचे आ गया, अब ये जो नीचे आ रहा है हम क्या देखेंगे, मज़ीद ये नीचे आएगा? मेरा हमेशा ये सवाल रहा है, जब ऊपर जाता है तो मैं पूछती हूँ आपसे कि फुल स्टॉप लगेगा या नहीं, तो ये नीचे आने पे क्या है, खुदा न खास्ता यही फुल स्टॉप तो नहीं लग जाएगा, या मज़ीद नीचे आएगा? ये देखिए, स्मार्ट पीपल नो कि वो डॉलर की मूवमेंट पे कमेंट ना करें, बट एवरी फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा हर दोस्त और मेरा हर रिश्तेदार जो है वो मुझसे यही सवाल करता है कि यार डॉलर को क्या होगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देखिए, डॉलर जो है ना इस वक्त एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे है। इसका मतलब ये है कि डॉलर्स की जो सप्लाई और डिमांड है ना
वो डिटर्मिन कर रही है कि इसकी प्राइसिंग कैसे है। दूसरी जो चीज़ इसकी प्राइसिंग डिटर्मिन कर रही है मेरे ख्याल में वो है फंडामेंटल्स ऑफ द इकॉनमी। तो लेट्स होप कि हम अपने फंडामेंटल्स को संभाल सकें, और इससे इस वक्त मेरी मुराद ये है कि हम अपनी जो बैरूनी खसारे हैं उन पे काबू पा सकें। पर मसला जो आ रहा है ना है इस वक्त हमें, वो आ रहा है एनर्जी प्राइसिंग में। तो इसी से हम बात करते हैं कि अब लोगों को अंदाज़ा हो कि इस वक्त कल हमने टेंडर किए कि हम LNG ख़रीदना चाहते हैं ताकि आपकी लोड शेडिंग कम हो। अब आप ये देखिए कि 4 हमने कार्गोज लेने थे, यानी कि 4 शिप्स लेनी थी। कार्गोज से मतलब ये है हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं $13 पे, यानी कि आप समझे कि आपने लॉन्ग टर्म कतर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमें $13 पे पर MMBTU हमें गैस मिलेगी। अब आप ये सोचिए कि जो कल बिड आई वो $40 की थी, यानी कि हमें 13 की बजाय $40 देने पड़ रहे हैं एक मॉलिक्यूल गैस का ख़रीदने के लिए। ये हैं मुश्किलात। सो ये प्रिडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करेंगी, पर अगर एनर्जी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती ताकि हमारे रुपये की पे और प्रेशर ना आए, लोकल हालात बेहतर होते हैं, तो ये जो इस वक्त एक डिसऑर्डरली मूवमेंट, एक तो उतनी है कि आप ऑर्डरली मूव कर रहे हैं, एक सिम चल रहे हैं, जो डिसऑर्डरली मूवमेंट हो रही है, आई थिंक इसमें इस्तेहकाम आ जाएगा। सही। बट वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन द नेक्स्ट 3 months। डॉक्टर साहब, IMF से वी हैव इंच्ड प्रीटी क्लोज के उनका मुआहदा हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा चाइना ने भी कह दिया कि वो अपना जो $2.3 बिलियन की जो लोन है वो भी अब तकरीबन उसकी भी फाइनलाइजेशन में हम जा चुके, तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं, लाइक इम्पोर्ट ड्रिवन मार्केट को लेके, हम इम्पोर्ट ड्रिवन अपनी मईशत को लेके और लोन्स पे चलते हुए हम कितने ही देर अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? So see, that's the fundamental question। आपने बहुत ही सही चीज़ सामने रखी है कि देखिए ना, अभी तो एक ऐसा वक्त आ गया है कि हमें दोस्तों की मदद, IMF जो कि एक इदारा है जिस वक्त मईशत सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हो, आप लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इससे मतलब है कि यार कोई और आपको इस वक्त सहारा नहीं देगा जब तक IMF सहारा नहीं देता। तो हम अभी तो वो इक़दामात लोगों के सामने भी रख रहे हैं, ख़ुद भी ले रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी ले रही है। बट क्या ये हमें माशी इस्तेहकाम 2 साल, 3 साल, 5 साल पे दे देंगे? शायद नहीं, ये हमें मुश्किल से निकालेंगे। सो अब करना क्या है? करना देखें यह है कि मेरे ख्याल में अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना वो होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इससे मतलब ये है, आसान तरीन अल्फाज में वो ये है, हम 40 मन गंदम उगाते हैं 1 एकड़ से। हमारे नेबर्स और जो बेहतर कंट्रीज़ हैं वो 80 से 100 मन उगाती हैं। तो अगर आप सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं तो हमें स्टार्ट अब एग्रीकल्चर से करना पड़ेगा। बिकॉज पिछले और ये मैं कोई पिछले हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा, हमने 10 से 20 साल में अपने एग्रीकल्चर को वो तवज्जो नहीं दी जो कि वो डिज़र्व करता है। पर अब आप देखेंगे कि ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है कि जी हमें एग्रीकल्चर, सो आई थिंक आई वुड स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। नंबर 2, हमें जो चीज़ करनी है, ये जो हमारा एनर्जी सेक्टर है ना जी, ये अनमैनेजेबल हो गया है। डिस्कोस के लॉसेस हैं, जनरेशन कंपनीज के लॉसेस हैं, हम डिपेंडेंट हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे कि हम $18 अरब का तेल मंगवा रहे हैं। सो ये 2 सेक्टर्स से हम मुल्क को बिल्ड करना शुरू करेंगे। और यूथ के लिए कैसे बिल्ड करेंगे, उनको हमने रखना है IT और ITES में। इसमें बहुत पोटेंशियल है और इसमें यूथ जो है हमारी वो सारी यूटिलाइज हो सकती है। सो आई थिंक ये 3 ज़रिए हैं। और चौथा ये है कि ये जो हमारे, जिनको हम कहते हैं क्या, वाइट एलिफेंट्स कहते हैं, ये जिनको हम, चाहे वो हमारी PIAs हों, डिस्कोज हों, जनरेटिंग कंपनीज हों, हमारे PSOs हों, इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और इनको PTCL बनाने के लिए, इनको जो आजकल का बैंकिंग सेक्टर है, हो सकता है वो आइडियल ना हो। बहुत से लोग इस पर मुझे कहते हैं कि देखें ना, बैंकिंग में तो भी कई चीज़ें लैकिंग है। पर मैं कहता हूँ आप ये सोचें कि आपको ये परेशानी तो नहीं होती कि हर वक्त आपने प्राइसिंग कैसी चल रही है, क्या आपने इस कंपनी से ख़रीदा तो प्राइसिंग ठीक है नहीं है, बिकॉज एक प्राइवेटाइज कम्पिटिटिव सिस्टम है। तो हमें अपनी ये जो कलीदी SOEs है ना जी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इनको लेके जाना है बेहतरी की तरफ। और बेहतरी जो है मेरे ख्याल में, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस पर कि वो डाइवेस्टमेंट, यानी कि इनको बेचें, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी आए और हुकूमत इनसे कमाई से टैक्स दे। ये है जी, आई थिंक अगर हम एजेंडा आगे लेके चलें, और हुकूमत के पास 1 साल है
वो इस एजेंडे पे अगर काम करेगी तो आपको बेहतरी दिखाई देगी। सही। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं ना बेहतरी की, तो हम कहते हैं कि मईशत में बेहतरी कब आएगी। एक सवाल तो ये, चलें, जब ये मईशत की बेहतरी होगी तो आवाम तक इसके समरात कब पहुंचेंगे, ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि बेहतरी तो आ जाती है लेकिन महंगाई वहीं की वहीं रहती है। मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछ लिया। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 30 सेकंड पहले लूँगा कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, तो और मैं अपने वालिद मेरे हयात हैं उनको मैं क्या कहता हूँ करना चाहिए, और जो मेरे इर्द गिर्द लोग घर में रहते हैं रिश्तेदार, उनको मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त का जो 3 से 6 महीने का वक्त है, ये सिर्फ एक तरह से आपको बग़ैर तकलीफ़ के गुजार सकता है। थोड़ी देर हुकूमत को तो जो करना है सो करना है, वो ये है कि आपने अपनी जो किफ़ायत शारी है ना जी, उसको नंबर 1 बनाना है। उससे क्या मतलब है? उससे मतलब है कि अगर हम 26 पे AC चलाते थे ना, मैं प्रैक्टिकल हम बात करते हैं, उसको आप 28 से 30 कर दें। इट इज़ बेटर देन बीइंग इन 40 डिग्रीज। नंबर 2, अगर आप हर कमरे से बाहर निकलें तो आप अपनी जो बिजली है उसको बंद करें। अगर आप सैटरडे संडे को कार सिर्फ इसलिए चलाते हैं कि दोस्तों को मिलाएं, तो जूम कॉल कर लें। अगर आप सैटरडे संडे को सब्ज़ी लेने जाते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। अगर आप सैटरडे और संडे को गाड़ी चलाना बंद कर देंगे तो आपका फ्यूल कॉस्ट भी कम होगा, मुल्क को भी बेहतरी होगी। अगर आप 4 कमरे यूज़ कर रहे हैं बिकॉज बेटा कहीं बैठा है, बेटी कहीं बैठी है, वालिद कहीं बैठे हैं, किचन में एक अलहदा सिस्टम चल रहा है, खातून खाना जो हैं वो कोई और अगर कंप्यूटर पे भी काम कर रही हैं, तो वो सब अगर इकट्ठे या 2 कमरों में आ जाएंगे तो तब भी बेहतरी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये माजरत मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि खातून खाना किसी कमरे में बैठी हैं या मियाँ किसी कमरे, बिजली नहीं आती, वो सब एक ही कमरे में बैठे होते हैं, जनरेटर की एक लाइट पे, एक पंखे पे, तो वो जब बिजली नहीं आएगी तो हम उसको कम कैसे करेंगे? What I'm trying to say is कि जब बिजली आती भी है या जो चीज़ें आप कर सकते हैं कंट्रोल, उनको करें। बिजली की तकलीफ जाने वाली नहीं है, वो तभी जाएगी अगर कंजर्व करके आप मदद करेंगे इसकी इस वक्त कंजम्पशन को नीचे लाने में। आपकी मैं एक बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ, बट जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से, एंड दैट वुड बी हेल्पफुल। क्योंकि इस वक्त सेविंग इज़ दी ओनली वे। पैसों की भी सेविंग करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर खाना खाते हैं उसको कम कर लें। अगर ये मुश्किल वक्त जाने वाला नहीं है, बिकॉज एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आएगी। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मैं लोगों को कहता हूँ कि एक तो तरीका ये है ना कि हम सोचें कि हुकूमत क्या करेगी, राइट। एक इसका और तरीका है, हम ये सोचें कि हम अपनी आमदन कैसे बढ़ा सकते हैं। कि अगर मैं एक काम करता हूं तो क्या मैं 2 शुरू कर सकता हूं? अगर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है और मेरे पास पैसे पड़े हैं तो क्या मैं करियाने की दुकान में इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकता हूं? सो नॉट ओनली शुड वी थिंक कि हम, पहला जो मैंने सेगमेंट में आपके सामने रखा कि हम अपनी एक्सपेंडिचर्स को कम करें, बट हमें हर एक को ये सोचना है कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, हम अपना जो स्किल है, इन दोनों को यूज़ करते हुए अपनी आमदन को कैसे बढ़ा सकते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें, आपने कहा ना कि हम ऑस्टेरिटी पे आए। बिल्कुल, हमने देखें 2 पीते थे हम ना हर घंटे में चाय, तो मैंने तो 1 कर दी है। एक तो चीज़ ये है। सेकेंड थिंग इज़, यकीनन देखें, ये जो आप बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, और इसको ना सिर्फ बल्कि हमें नेशन वाइड ऑस्टेरिटी पे जाना चाहिए। यू नो कि हम कितनी लेविश स्पेंडिंग करते हैं। माजरत के साथ, शादी होने से लेके किसी के इंतकाल तक लेविश स्पेंडिंग होती है हमारी। हमें अपनी गिरबान में ये भी झांकना चाहिए। बट द थिंग इज़ जो सबसे अहम इशू एक और चीज़ आ रही है, दैट इज़ सैलरीड क्लास, सारा बोझ। अब हमें ये समझ में नहीं आता है कि अगर 50,000 से ज़्यादा इनवॉइस पे पिछली हुकूमत में भी जब शब्बर ज़ैदी ने कहा कि जी इन पे आप इनको टैक्स नेट में लाएं, सर वो खड़े हो गए अपना कार्टेल या माफिया वट जो भी बना के। तो अब सैलरीड तबके की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनका कोई माफिया नहीं है, उसकी 1 तारीख को आनी है, उस पे से टैक्स कट के आना है, और अब तो नए स्लैब्स आ रहे हैं। तो किधर जाएगा सर सैलरीड क्लास का आपका तबका? तो एक तो मैं बात कहूँगा कि आज हम बहुत सहर हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो लोगों की ज़िंदगी को टच नहीं कर रही। इसमें मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी है। आई ऑलवेज लाइक टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ की। अगर आप पिछली हुकूमत को देखें तो उन्होंने भी कहा कि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है वो हुई है अर्बन मिडिल क्लास को, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। इस हुकूमत ने भी जब बजट पेश किया तो ये कोशिश की कि जी जो 50,000 तक कमाता है उसकी सैलरी को अभी हमने इस्तिस्ना दिया हुआ है टैक्स से, उसको बढ़ा के 1 लाख कर दें। पर बैड न्यूज़ एंड वो ये है कि जब फंड से मुज़ाकरात, IMF से मुज़ाकरात हुए तो हम ये ना करा सके।
सबसे ज़्यादा हिट जो है ना जी, बिल्कुल सही है, अर्बन मिडिल क्लास है। और इसकी एक और वजह है, हम इसको देखें, जो 70-75 हज़ार कमाता है, हम उसको सहूलत में कोई इनकम सपोर्ट नहीं दे सकते, बिकॉज वो एक सफ़ेद पोश खातून है या वो एक सफ़ेद पोश फ़र्द है। सो हमें क्या करना है, हमें इसका कोई और हल नहीं है सवाए इसके कि इनको टैक्सेशन का बेनिफिट देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो चीज़ करनी चाहिए, अभी नहीं दे सके, चलें ये वक्त है, 3 से 6 महीने हम IMF के प्रोग्राम में हैं, निकल जाएंगे। जब निकल जाएं और पॉलिसीज़ बिल्कुल अपने हाथ में आ जाएं, तो एक तो ये करें। दूसरी ये चीज़ है ना जिसका आपने जिक्र किया, अब देखिए ना, इट इज़ अनफेयर कि रिटेल पे जब हमने टैक्स लगाया तो वो कैसा टैक्स है कि जी अगर आपका इतना बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी के बिल से एक छोटी सी दुकान है करोड़ों का कारोबार कर सकती है, हो सकता है बिल उसका 5,000 ही हो, आप उसको कहेंगे कि आप सिर्फ 3,000 रुपये टैक्स दें। फिर हमने किया कि इससे बड़ी दुकान है जो ज़्यादा बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो 5,000 दें, सबसे बड़ी 10,000। अनफेयर, हमें इनको भी लाना है नेट में, जो प्रॉपर नेट है, जिसका आपने जिक्र किया कि अगर मैं 15, 20, 22, 30% तक टैक्स दे रहा हूँ, जैसे मेरी सैलरी बढ़ रही है या कम हो रही है। अब इन लोगों को जी रियलाइज करना है कि टाइम फॉर अ फ्री राइड इज ओवर, मतलब बहुत हो गया। रिटेल, होलसेल, एग्रीकल्चर इनकम, और आपने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया, मैं 5 करोड़ का प्लॉट खरीदता हूँ E7 में, मैं 4 साल बाद बेचता हूँ 10 करोड़ का, आई टेक होम 5 करोड़, आई डोंट पे अ रूपी इन टैक्सेशन। अब मुझे आप बताएं इससे ज़्यादा अनफेयर क्या चीज़ हो सकती है? बिल्कुल। तो इसमें टैक्सेशन में भी आप कह रहे हैं कि पैरिटी लानी चाहिए। सर टाइम क्योंकि हमारा खत्म हो रहा है, बट वी वुड लव टू टॉक टू यू अगेन। और आपने जो पावर सेक्टर की बात की, उस पर ज़रा अगले हफ्ते में आप टाइम दीजिएगा तो मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे कि ये, क्योंकि मेरा दुख ये है कि हमारे घर में बिजली है ही नहीं। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद थे और हम बात कर रहे थे मुल्क की मईशत को जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला, अल्लाह करे एतमाद बहाल रहे, अल्लाह करे डॉलर इसी तरह गिरे और पेट्रोल की प्राइसेस फ़ौरन नीचे गिरे फ़ौरन से, ताकि हम पेट्रोल भरवाना शुरू कर दें अपनी गाड़ियों में। भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू नया दिन। अब हम जो इस शो में सेगमेंट करने जा रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है। वो क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो है इस मुल्क में, लिटरेसी रेट हमारा वैसे ही इतना कम है। सोने पे सुहागा होता क्या है? वो होता ये है कि निसाबी कुतुब की कीमतों में हुआ इजाफा पंजाब में, और छोटा मोटा नहीं, होश रुबा इजाफा हुआ, यानी होश उड़ा देने वाला ये इजाफा था। और गरीब तलबा के लिए इल्म का हुसूल मजीद मुश्किल हो गया है। पब्लिशर्स ने महंगे कागज़ को इजाफे की वजह करार देकर जान छुड़वा ली है। अब तलबा का मुस्तकबिल कहाँ खड़ा है, इस पे तो हम बात करेंगे। कैसे पंजाब बढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले दानियल उमर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरे कागज की अहमियत तब होती है जब इस पर रोशन हर्फ उतर आएं। मगर अब ऐसा लगता है कि इस कोरे कागज ने अपनी पहचान खुद बनाने का फैसला कर लिया है। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। ये है लाहौर का उर्दू बाजार, जहां इल्म के प्यासे किताबों की खरीदारी के लिए आते हैं। खरीदार का दुकानदार से बस एक ही शिकवा है, इतनी महंगी बुक से हर चीज में इतना इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। मुकामी पब्लिशर्स की किताबें भी गुज़श्ता 6 माह के दौरान 100% महंगी हो गयी। 100 वाली किताब की कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची है। गैर मुल्की किताबों का कोर्स 7 से बढ़कर 12,000 रुपए तक पहुंच गया है। कॉपी की कीमतों में इजाफे ने भी लोगों को परेशान कर दिया। सब्जी का रेट आज कुछ है कल कुछ है, यही हाल तलीम का हो गया। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। एक वक्त था जब हम कागज के जहाज और कश्तियां बनाया करते थे, मगर अब किताबें फरोख्त करने वालों की बातों से गुमान होता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा सोचे भी ना। कागज की कीमतों में 100% इजाफे के खिलाफ बड़ी मार्केट में जगह जगह बैनर्स आवेजा हैं। पब्लिशर्स कहते हैं कुतब महंगी होने के जिम्मेदार पेपर मिल्स मालिकान हैं। रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वेस्ट पेपर होता है और तूड़ी होती है, इसको मिलाकर ये बना रहे हैं। और आज देख लें आप कि उसका रेट 210 रुपए में ब्लैक मेलिंग हो रही, जो 25 रुपए की कापी थी उसकी कीमत 100 रुपया हो गई है।
तुलबा का कहना है कि हुकूमत किताबों की कीमतें नीचे लाने के लिए इकदाम करे। अगर किताबें इसी तरह महंगी होती रहीं तो शरह ख्वानदगी में इजाफे का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अच्छा जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां रज़ाउल रहमान, सदर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन, माहिर तालीम है। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो इजाफा है, इस इजाफे से हमारा फ्यूचर कहाँ खड़ा है। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। हम देख रहे हैं कि कागज़ों की कीमतों में 100% इजाफा होना, दैट्स मीन कि हमारी किताबें महंगी होंगी, हमारी कॉपीज़ महंगी होंगी, और फिर जो हमारे स्कूल हैं वो क्या करते हैं जी कि हमारी ही किताबें लेनी है, हमारी ही कॉपीज़ लेनी है। तो यहाँ पर हम क्या समझें कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, उनका मुस्तकबिल कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें किताब, निसाब और उस्ताद, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो बच्चे की तालीम पे असरअंदाज होते हैं। और अगर आप किताब की प्राइस बढ़ा देंगे और किताबों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों की रेंज से या उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगी, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप अपनी एजुकेशन को, या बहुत बड़ी तादाद में बच्चे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। देखिए, हमारे यहाँ पे जो 90% बच्चे हैं या स्कूल्स हैं वो 5000 से कम फ़ीस वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। और ये 90% बच्चों के जो वालिदैन हैं, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं जॉब करने वाले हैं या जिनकी लिमिटेड इनकम है, उसमें इन्होंने अपना सारा बजट मैनेज करना होता है। तो चूँकि ये जो पिछला एक महंगाई की वेव आई है, इस वेव के अंदर जो जैसे बाकी चीज़ों की, ग्रॉसरी की, हमारी अशिया ज़रूरत की जो चीज़ें बढ़ती गई हैं, इसी तरह जो हमारी स्टेशनरी, बुक्स, कॉपीज़ वगैरह की कीमत बढ़ी है, ये बड़ा अफेक्ट करेगी। और देखें, पिछले 6 महीने में जो हमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं आपको पंजाब में बताने लगा हूँ, तकरीबन 10 लाख बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं। और पाकिस्तान में पहले ही 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 22 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। और ये भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कीमत अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले जो 4 महीने हैं जिसमें नया सेशन शुरू होना है, मजीद 10 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में जब बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे तो आप सोचेंगे बच्चे जाएंगे कहाँ पे? या तो वो चाइल्ड लेबर में जाएंगे, या वो स्कूल छोड़ देंगे, या वो घर पे पढ़ेंगे, या वो ट्यूशन सेंटर्स पर जाएंगे। तो डेफिनेटली इसमें होगा ये कि तालीम का मेयार पाकिस्तान का कम होगा, और उसके साथ साथ जो बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन है वो ज़रूर डिस्टर्ब होगी। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने मुल्क के अंदर तालीम को बेहतर करना है, सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आना है, और सिंगल नेशनल करिकुलम को लाने का मकसद भी ये था कि किताब, निसाब और उस्ताद को इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए, क्वालिटी इम्प्रूव की जाए। और अगर आप ये इसमें एक महंगाई का फैक्टर ले आते हैं तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। अच्छा महक, इसमें मैंने गवर्नमेंट को आज से कोई 1 साल पहले तकरीबन मैंने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया था कि जैसे आपने अपना सेहत कार्ड मुतारिफ कराया है, हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराया है, इसी तरह एजुकेशन कार्ड मुतारिफ करा दें, और जो तबका 5000 से कम फीस चार्ज करता है, पे करता है, स्कूल्स पे करते हैं, उनको वो कार्ड दे दिया जाए। उसमें हर बच्चे के लिए लिमिटेड फीस और स्टेशनरी की अमाउंट और उनकी बुक्स की अमाउंट उसमें मौजूद हो, तो उससे ये बहुत बड़ा अच्छा एक मैनेजमेंट हो जाएगी। और इसमें मैं यहाँ पे एक बात और आपको ऐड करूँ। आप ऐड करें, आप ऐड करें। जी प्लीज आप ऐड करें, फिर मैं आपसे काउंटर। जी, मैं एक और ऐड करूँ कि सर, गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चे के ऊपर 10,000 से 15,000 खर्च आता है। तो अगर आप एजुकेशन कार्ड में एक फैमिली को, एक बच्चे के लिए 4,000 या 5,000 महाना भी दे देते हैं तो वो बड़ा अच्छा पैकेज उसका बन जाएगा, और एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जाएगी। रज़ा साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपने ये जो आइडिया दिया है ये अच्छा आइडिया है, यानी कि एजुकेशन को भी सब्सिडाइज़ किया जाए, बट द थिंग इज़ आफ्टर द 18th अमेंडमेंट की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम, फ्री तालीम जो है वो प्राइमरी तक दे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अच्छा इसका ज़िम्मेदार जो है वो आप किसको मान रहे हैं? पेपर मिल्स एसोसिएशन, क्योंकि उन्होंने तो सीधा जो है 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया है कागज़ में। फैसल साहब, देखें, इसमें ज़िम्मेदार तो बहुत सारे लोग हैं, और मैं सबसे पहले ज़िम्मेदारी ये देता हूँ, ये मैं हुकूमत को देता हूँ। देखें, हर डिपार्टमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो तमाम चीज़ों को रेगुलेट करती है, और दुनिया भर में अगर आप देखें तो पेपर की प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और गवर्नमेंट जो प्राइस अनाउंस करती है, पेपर मिल्स को वही प्राइस पे पेपर देना पड़ता है। पेपर एक हमारी ऐसी नेसेसिटी है जो हर घर में यूज़ होती है, और हमारे एक ऐसे नेशन बिल्डिंग के काम पे यूज़ होती है कि जिसकी प्राइसेस को बड़े सोच समझ के और बड़ा वाइज डिसीजन लेने के बाद बढ़ाना चाहिए।
और इसमें सेकंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट चाहे तो फौरी तौर पे पेपर की प्राइस कम हो सकती है कि गवर्नमेंट इस वक्त करंटली पेपर के ऊपर 20% कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रही है जो इंपोर्ट होता है। जो इंपोर्ट होता है पेपर उस पर 20% कस्टम ड्यूटी है, 17% सेल टैक्स है, 4.5% विद होल्डिंग टैक्स है, 2% एडिशनल सेल टैक्स है, ये 43% बनता है। इसके अलावा दूसरे अखराजात डाले जाएं तो वो 20% बनते हैं। ये 63% बनता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है जो पेपर बाहर से इंपोर्ट होता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि फौरी तौर पे जो मोनोपोली यहाँ पे लोकल पेपर मिल्स की बनी हुई है उसको तोड़े, तो फौरी तौर पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर दे या ख़त्म कर दे या उस पर सब्सिडी दे दे और लोगों के लिए पेपर की रसाई आसान हो जाए। और इसमेमें मैं यहाँ पे एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने एक पेपर 100 रुपये का लिया है, अगर आपने बाहर से 100 रुपये का इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पहुँच के वो 163 रुपये का हो जाएगा। तो वो जो 63 रुपीज़ का फ़र्क है, जब हम उसको लोगों को शिफ्ट करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, बल्कि यहाँ की लोकल मिल्स को अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। बिल्कुल रजा साहब, और ये ज़रूरी भी है, बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा है। हमूद जाफरी, जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध प्रिंट्स एसोसिएशन भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ दोनों हमारे मेहमान मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। कि कागज़ महंगा हुआ है और उससे अफेक्ट यह है कि जो किताबें हैं, जो स्कूल्स की बुक्स हैं, वो महंगी होती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पंजाब की सूरत हाल पे भी हम मज़ीद बात करेंगे। अभी ज़रा सिंध कराची का रुख करते हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन हमूद जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद। हमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। सिंध में क्या सिचुएशन बनेगी पेपर के महंगे होने से? किताबें कितनी ज़्यादा महंगी होने जा रही हैं? क्या कंसर्न है इसका वालिदैन का इस पर? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हमें ऑन बोर्ड लेने का और हमारी राय लेने का। देखिए, कागज़ जो महंगा हो रहा है उससे ऑब्वियसली जो ट्रिकल डाउन होकर जो इफेक्ट आ रहा है वो पेरेंट्स पे ही आना है। 100% ऑलमोस्ट पेपर्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन पेपर की प्राइसेस बढ़ने से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो अपनी जगह है। उसके लिए शायद लोगों के पास जवाब भी हो, हुकूमत के पास जवाब भी हो। अभी आप मेरे भाई जो पहले बात कर रहे थे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे थे और उसका उन्होंने कैलकुलेशन भी पूरी दी, वो भी एक जवाब बनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला हम फेस कर रहे हैं किताबें और कॉपियों के हवाले से, वो शायद इस कागज़ की कीमत से ज़्यादा ये है कि स्कूल जो हैं वो ज़बरदस्ती करते हैं, फोर्स करते हैं पेरेंट्स को कि कॉपी आपको हमसे ही लेनी है, किताब आपको हमसे ही लेनी। तो वो जब वो किताब हमें उनसे हम तो ऑलरेडी 300-400% ऊपर पहले ही खरीद रहे हैं। बिल्कुल। फिर उसके ऊपर ये जो कॉस्ट उनकी पब्लिकेशन के ऊपर जब आएगी तो वो कॉस्ट भी ऑब्वियसली वो हमारे ऊपर ही डालेंगे। तो सबसे पहले तो जो कंट्रोल करनी चाहिए ना वो, और ये बाकायदा नोटिफिकेशन तब आए हैं कि स्कूल पाबंद नहीं कर सकते पेरेंट्स को कि वो उनके जो बच्चे हैं वो उनके स्कूल से ही किताबें या कॉपियाँ ख़रीदें या स्टेशनरी ख़रीदें। एक तरफ मैं और इशारा करूँगा, आप पेपर की बात कर रहे हैं, 1 साल पहले से लेकर के अब तक तकरीबन 30% पेंसिल में जो लेड इस्तेमाल होता है उस पर भी ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा दी गई है। अभी रिसेंटली का मुझे पता नहीं, अभी पिछले चंद दिनों में अगर कुछ मज़ीद हो गया हो तो हर चीज़ वो जो जिसका ताल्लुक़ बच्चों की तालीम से है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। और जो लोग बीच में हैं, जो मिडिल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि उनका मिडिल मैन का कोई किरदार है नहीं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर उनको रोका जाए, अगर उनको पकड़ा जाए तो पेरेंट्स पे वैसे ही बर्डन बहुत कम हो जाए। बाकायदा नोटिफिकेशन आते हैं, बाकायदा शो कॉजेज जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बावजूद स्कूल से ही कॉपियाँ खरीदनी पड़ती हैं, स्कूल से ही पेंसिलें खरीदनी पड़ती हैं, स्कूल से ही किताबें खरीदनी पड़ती हैं। आपका जो मेन सवाल है कागज़ की कीमत के ऊपर जो बढ़ गई है, ऑब्वियसली चाहे वो हम स्कूल से कॉपियाँ किताबें खरीदें, चाहे जी ठीक है। हम भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी साहब भी मौजूद थे और हमारे साथ जो मियां रजा साहब बिल्कुल। रजा साहब, मैं आपकी जानिब वापस आती हूँ। हम ये देख रहे थे, जब पंजाब की हम बात करते हैं आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कंसीडर किया जाता है पंजाब, लेकिन अगेन वही कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि रेट्स बढ़ रहे हैं किताबों के। जैसा कि अभी हमूद साहब भी ये बात कर रहे थे और सर मैंने भी एक क्वेश्चन उठाया कि स्कूल्स वाले ज़ोर देते हैं, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जो छोटा भाई है वो स्कूल वाले कहते हैं जी हम ही से बुक लेनी है, आपने बाहर की किताब चाहे मैच कर रहा है कंटेंट, नहीं जी हमने जिस पे स्टैंप लगा दी वही किताब आप लेंगे, बाहर की किताब तो बिल्कुल आपको
अलाउ नहीं की जाएगी। ये सिर्फ किताब नहीं है, 10 कॉपीज़ हैं तो 10 की 10 स्कूल वाला देगा, 10 किताबें 10 की 10, इवन डायरी भी जो है वो भी स्कूल की ही हमें लेनी पड़ती है। तो सर यहाँ पर तो यकीनन पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। महक आपने बिल्कुल ठीक फरमाया और बिल्कुल सही जगह पे आपने हमारी तवज्जो दिलाई है। ये प्रॉब्लम मौजूद है, हमारे यहाँ पे स्कूल ऐसे करते हैं कि उसमें अपना प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी ये कहती है तकरीबन तमाम सूबों की कि आप स्कूल्स में किताबें नहीं सेल कर सकते, ना ही आप उनको फोर्स कर सकते हैं। तो जो स्कूल ये काम करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं और मैं समझता हूँ कि उनको इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल में उन्हें कॉपरेट करना चाहिए और विदाउट एनी प्रॉफिट बच्चों को किताबें मुहैया करनी चाहिए। देखें, अगर हम सारे मिलके कोशिश करें कि तालीम को बेहतर कर लें या बच्चों के लिए तालीम को आसान कर दें तो हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और बच्चों के लिए तालीम आसान हो जाएगी। पर मिल वाला अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट लेता है, पब्लिशर अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट लेता है, फिर आगे स्कूल अपना प्रॉफिट लेता है। 3 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो अपना प्रॉफिट लेते हैं और कीमत जो अगर फ़र्ज़ करें एक किताब की 200 रुपये बनती थी, तीनों के प्रॉफिट डालने के बाद वो 400 रुपये बन जाती है। तो देखें, इन सब लोगों को ये मुल्क हम सब का है, ये बच्चे हम सब के हैं, हमें इन सब बच्चों की खातिर कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जो है वो हमें यकीनन वो करना होगा। अच्छा, आखिर में मैं आखिरी कमेंट्स हमूद जाफरी साहब के ज़रूर लेना चाहूँगा। हमूद साहब, इस मामले को अगर आपने किसी के काम के पास उठाया है, क्योंकि आप कॉपी चलें, कंटेंट जो है कंटेंट वो तो सेम हो सकता है, लेकिन एक कॉपी वो भी स्कूल की प्रिंटेड हो, सर ये तो फिर ज़्यादती है ना। मेरा तो नज़रिया मुख्तलिफ है। मैं तो कहता हूँ अगर मुझे कॉपी स्कूल की इस्तेमाल करनी है तो वो मुझे फ्री में मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं तो स्कूल का इश्तिहार लेके घूम रहा हूँ, स्कूल का इश्तिहार बन के घूम रहा हूँ। जो इश्तिहार बन के घूमता है उसको पैसे दिए जाते हैं या उससे पैसे लिए जाते हैं? ठीक है, आप कमाल स्कूल बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि वक्त की किल्लत है हमूद साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल ये ठीक बात की। आने वाले दिनों में इस पे, और रज़ा साहब आपके बहुत शुक्रिया, ज़रूर इस पे बात करेंगे। जहाँ पे एक जानिब टैक्सेस है, महंगाई है, वहीं पे हमें ऐसे जो है लूप होल्स देखने हैं जहाँ से हम कीमतों को कम भी कर सकें। जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब ज़रा बदलते मौसम की बात करेंगे। पाकिस्तान में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है, लेकिन हम कराची वालों का क्या कसूर है? हमारे यहाँ ना तो बारिश हो रही है ना बर्फबारी हो रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में जो है वो हम झुलस रहे हैं। बट अगेन कहा यह जा रहा है जी आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है कराची में भी, और मुल्क भर में जो बारिशों का एक सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो इसी पर बात करने के लिए हमारे मौसमियात ओवैस हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओवैस साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कराची का सवाल, कराची में बारिश कब होगी? कहा यह जा रहा है कि 25 के बाद बारिशें मतवक्के है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? सबको गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें कराची की, उसके बाद हम कंट्री वाइड अपनी फोरकास्ट पेश करेंगे। कराची की बात की जाए तो कराची में जैसे हमने देखा कि प्री मानसून जाते जाते अपना असर दिखा गया, लेकिन जो है मोस्टली जो है कराची का टेम्परेचर ज़्यादा रहा। कराची में आज भी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर जो है 38 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। कल हमने देखा कि कराची का टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। फील लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फैक्टर बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा फील हुआ। अब आ जाते हैं बारिशों के लिए। बारिशें कब होने वाली, मानसून कब कराची में एंटर होगा, तो हम आपको बताते चलें कि 28 जून से लेकर 2 जुलाई के दरमियान जो है एक आध बारिश का स्पेल जो है कराची को मुतासर कर सकता है, लेकिन 2 जुलाई के बाद जो है मानसून का बाकायदा आगाज़ होने वाला है। मानसून का स्पेल जो है बे ऑफ बंगाल से सिंध की जानिब अपना रुख करेगा, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साउथ ईस्टर्न सिंध के बाद जो है कराची में मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है, यानी कि जुलाई का पहला वीक जो है कराची समेत सिंध भर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में इंशाअल्लाह ताला हम ये देख रहे हैं कि 29 जून से लेके 1 जुलाई के दरमियान जो है एक अच्छा स्पेल दाखिल होगा। मानसून करंट जो है आहिस्ता आहिस्ता अब पाकिस्तान का रुख करेंगे। हमारी पॉसिबिलिटीज़ यही दिख रही है कि नेक्स्ट वीक के मिड या एंड में जो है मानसून का बाकायदा ऑनसेट पाकिस्तान में होने जा रहा है। मानसून करंट एंटर होने की वजह इस वक्त जो है ड्राई विंड जो है अफगानिस्तान की तरफ से प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमने देखा कि प्री मानसून जैसे ही अपने अख्ताम की जानिब बढ़ा, उसके बाद अब इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मतला साफ़ है। टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दरियाओं में सूरत हाल जो है पानी की बेहतरी आएगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे गर्मी की वजह से,
और प्री मानसून की वजह से हमने देखा कि दरियाओं में काफ़ी ज़्यादा पानी में इजाफा और डैम्स की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई और अब गर्मी बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स का पानी पिघलेगा और दरियाओं में सूरत हाल मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आएगी। अच्छा, और वैसा मैं चाहूँगी कि ये जो एक सिस्टम की आपने बात की ना, ज़रा सिस्टम बताएगा कि ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसको हम क्या समझें? बहुत ज़्यादा बारिशों का होना, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशों का होना, या फिर हम ये कहें कि डेली बेसिस पे उतनी बारिश रिकॉर्ड की जाती है जो कि एक नॉर्मल लेवल पे आती है? देखिए, प्री मानसून में जो है स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं थंडरस्टॉर्म डेवलप होते हैं, कहीं नहीं होते, किसी इलाके में बारिश होती है, किसी इलाके में नहीं होती। लेकिन जब मानसून का बाकायदा ऑनसेट होता है, मानसून सिस्टम जो है इंडियन साइड से जो है पाकिस्तान में एंटर होना शुरू होता है, तो वो वाइड स्प्रेड एक्टिविटी कहलाती है, जिसमें जो है थंडरस्टॉर्म की इंटेंसिटी और जो है उसका ड्यूरेशन यानी कि उसका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हैवी प्रिसिपिटेशन होती है। और उस हैवी प्रिसिपिटेशन की वजह से जो है हम ये देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन पैदा होती है, फ्लैश फ्लडिंग हम देख रहे होते हैं। और यही हम इस दफ़ा अगर ख़ास तौर पे अगर कराची की बात करें तो रिसेंट हमने जो एक छोटा सा स्पेल गुजरा था कराची में प्री मानसून के दौरान, तो उस सिचुएशन में कराची में जगह जगह हमने देखा कि पानी खड़ा हो गया था। अब जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में जो हम स्पेल एक्सपेक्ट करें तो वो वाइड स्प्रेड एक्टिविटी है, जिसमें हम अराउंड 100+ मिलीमीटर बारिश जो है कराची में देख रहे हैं। फिर इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे इलाके बलूचिस्तान में भी इस दफ़ा मानसून काफ़ी अच्छा जाने वाला है। पाकिस्तान के दीगर इलाकों की बात की जाए तो इस बार जो है मानसून सीज़न अब नॉर्मल होने जा रहा है। फिर जो है ईद का सीज़न, आपको मालूम है कि ईद जो है हमारी जो है जुलाई के 11 या 12 को आने वाली है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि उस दौरान मानसून का सीज़न चल रहा होगा, बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही होंगी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। तो हम अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये अपील करेंगे कि काइंडली अपने जो ईद कुर्बा के जानवर हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। उनको जो है किसी ऐसे इलेक्ट्रिक पोल के साथ नहीं बांधना, क्योंकि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म जो है एक तो लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकती है, दूसरा ये है कि हाँ आपके जो है जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स की वजह से आपके जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, और वैसा बहुत और इस तरह के वाक़यात हमने देखे भी। अगेन वही कि जो बारिशों का सिस्टम जो कराची में दाखिल होने जा रहा है, जो पंजाब में या फिर दीगर इलाकों में ऑलरेडी मौजूद है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद कर रहे थे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की होनहार तालिबा की बात करते हैं। और वो एक ऐसी स्टूडेंट है फैसल, जब हम उनकी बात करते हैं ना तो जैसे हमने इंट्रो में भी कहा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ये चीज़ कर लेना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो इन इटसेल्फ एक बड़ी टफ फील्ड है। अच्छा, और इसमें आज जिनको हमने मदऊ किया है, शाजिया राजानी, उन्होंने न सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही हैं बल्कि उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग 2 के मजमून में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी को जानते हैं उन्हें पता है कि इन्होंने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो शाजिया हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और गोल्ड मेडल लेने पे सबसे पहले फीलिंग कैसी है? फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मैंने गोल्ड मेडल लिया है। और उसके साथ साथ ये एक मोटिवेशन भी है कि आगे और ज़्यादा मेहनत करनी है, इसी तरह अच्छे रिजल्ट्स लाना है, तो एक मोटिवेशन भी मिलती है और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की। सही। अच्छा शाजिया, आपके सफ़र के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि ये चीज़ सेलेक्ट करना इतना मुश्किल काम, मतलब आप सोचें ना तो आप 10 दफ़ा ये सोच रहे थे तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती या मैं कर सकता, चलो कुछ और कर लेते हैं, वहाँ पे टाइम लगा लेते हैं। तो इस चीज़ के बारे में सोचा कैसे, ख्याल कैसे आया? बैक हैंड पे सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसकी थी? सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की, मेरे फैमिली की थी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बहुत सोचना पड़ता है, तो क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन आपको लगता है मिनिमम भी अगर आप जल्दी भी कर लें तो 5 से 6 साल तो आपके लगने ही हैं, तो इसके लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद स्टार्टिंग से मेरा अकाउंट्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। उसके बाद फिर जब मैंने रिसर्च की कि भाई कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आगे भी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, तो फिर मैंने सेलेक्ट किया कि बस अब CA करना है। और फिर बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, एक दफ़ा डिसाइड कर लिया तो फिर स्टार्ट कर लिया। और जैसे ही स्टार्ट किया उसके बाद की जर्नी इतनी ज़्यादा अच्छी रही है, हर स्टेप पर ही कि सारे पेपर्स मेरे लाइन से क्लियर हुए हैं एंड हर अटेम्प्ट में मेरा या तो मेरिट सर्टिफिकेट आया है और रिसेंटली गोल्ड मेडल आया है। तो जब इतनी अच्छी जर्नी होती है तो फिर आगे बस एक मोटिवेशन और वो ही मिलती रहती है। अच्छा शाजिया, आप मुझे ये बताइए कि
एक ही इंस्टीट्यूट से आपने सारा पढ़ा या फिर होता है ना हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट आप चेंज करते रहते हैं, ये बताएं। और टीचर्स का इसमें बड़ा अहम किरदार होता है, तो ज़रा ये बताइए मुझे। जी, मैंने एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ा है अब तक जितने भी पेपर्स क्लियर किए हैं, और क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ऐसी पड़ी नहीं कि सारे ही टीचर्स इतने ज़्यादा अच्छे थे। और ये हमारे रिज़ल्ट से भी पता चलता है कि सिर्फ आप खुद से तो पढ़ के इतने अच्छे रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो मेरे सारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, और जब भी मुझे उनकी हेल्प की नीड पड़ी, कि आजकल तो हमारे पास टीचर से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आप कर दें तो वो हर टाइम हमसे कनेक्टेड रहते हैं कि आप कभी भी उनको मैसेज करें वो आपको रिप्लाई कर देंगे, कोई क्वेश्चन हो। तो टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, और मतलब उनका बिलीव भी था कि वो मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम कर लोगी, हमारा सपोर्ट है, आप कर सकते हो। तो जब वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा शाज़िया, वैसे ये चीज़ सोची थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं ये कर लूँगी, ये बड़ी, क्योंकि आपने कहा ना कम से कम भी 5-6 साल तो लग जाते हैं, आपके सामने तो एग्जाम्पल्स होंगी ऐसी, तो आपने सोचा था कि पहली दफ़ा में ही मैं पास हो जाऊँगी? सोचा तो मैंने स्टार्टिंग में यही था कि पहली दफ़ा में ही करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप स्टार्टिंग में सोचते हैं ना कि अब फेल होना ही है तो फिर आप हो जाते हैं। क्योंकि कोई नहीं सोचता होगा कि फेल होना है। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सोचते हैं, इधर सोचते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना भी है कि 2-3 पेपर्स तो फेल होने, हमने प्लानिंग ही उसी हिसाब से की है कि 3 पेपर तो फेल होंगे ही। तो जब आपने प्लानिंग फेल होने की है तो फिर आप कैसे पास होंगे? आप पास होने की प्लानिंग करें तो फिर आप ज़रूर पास होंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं बल्कि यू हैव अ वेरी ब्राइट पास्ट एज वेल। आपने अपने इंटरमीडिएट में भी जो है बड़े यू हैव पास विद फ्लाइंग कलर्स, जरा उसका तो बताएं। जी, इंटरमीडिएट में भी मेरी फर्स्ट पोजीशन थी इन कॉमर्स, और उसका भी क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट भी सेम कॉलेज से किया जहाँ से मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो एक वो मैनेजमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है इंटरमीडिएट में भी। सही है। और टीचर्स का भी, और स्पेशली इंटरमीडिएट में तो क्योंकि मैट्रिक में मेरी कोई पोजीशन वगैरह कुछ भी नहीं थी, और आप सोचते नहीं है पोजीशन, ऐसी चीज़ें जो आप शायद ऐसा सोचते नहीं है कि बस मेरी पोजीशन आ जाएगी। शाज़िया, ये ज़रा देखने वालों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो देख रहे हैं जो अपने करियर पाथ को चूज़ करना चाह रहे हैं, बट उनको पता नहीं है कितना डिसिप्लिन होना पड़ता है एक स्टूडेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में, ये बताइए। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप इस तरह नहीं पढ़ सकते कि आखिरी महीने में हम पढ़ लेंगे। स्टार्टिंग से, मतलब आज आपने क्लासेस स्टार्ट की, आज से ही आपको पढ़ना है, डेली क्लासेस आपको लेनी ही है, कि आजकल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सेकंड सोर्स है। स्टार्टिंग में आप क्लासेस डेली लें, साथ साथ पढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप पास नहीं हो सकते इस फील्ड में। सही। तो आगे का क्या सोचा है, आगे क्या करना है? गोल्ड मेडल तो लेने ही आपसे आगे भी, उसके अलावा क्या करना है? नहीं, फ़िलहाल आगे क्योंकि अभी तो मेरा सीए की भी काफ़ी जर्नी बाकी है रिमेनिंग, तो उसमें यह है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके सीए कंप्लीट करना है अच्छे से, और उसके आगे की फील्ड्स में भी, इस तरह फ़िलहाल मेरा ऑडिट में इंटरेस्ट है, तो जिस तरीके आप बहुत ज़्यादा हमें मिलती हैं, तो बस उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके एक अच्छा फ्यूचर बनाने हैं। शाज़िया, अब तक सबसे टेढ़ा टॉपिक कौन सा आया है? सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे पर्सनली टैक्स लगा था। टैक्सेशन। जी, क्योंकि अकाउंट्स तो वैसे मुश्किल होता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था तो वो हो गया। अच्छा। अब टैक्स थोड़ा सा मुश्किल लगा था, फिर उसके बाद लेकिन हेल्प बहुत ज़्यादा मिली, और हमारी आई कैप के भी मैंने रिवीजन सेशंस वगैरह लिए, जहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने सब ले ली। अच्छा। और माशाल्लाह से वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया पेपर। अरे ज़बरदस्त, ये मैं कहती हूँ कोई हुनर है आपके हाथ में माशाल्लाह से, हर चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कर लेती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? पढ़ाई तो है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, दोस्तों के साथ घूमना, सोशल गैदरिंग्स, या कोई एक्टिविटी ऐसी जो कि आपको बड़ी पसंद हो, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, कुछ भी? नहीं, जाहिर सी बात है, दोस्तों के साथ भी हम थोड़ा बहुत घूमते, टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा मैं टीचिंग भी करती हूँ। अच्छा। तो वो एक एक्टिविटी है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है एक उसमें भी, और इसके अलावा फैमिली टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से भी बहुत अटैच्ड हूँ, तो सबके साथ बैठ के बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये कि सीए में ज़रूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप 24 घंटे पढ़ते ही रहते हैं, अदर एक्टिविटीज़ भी आप साथ साथ करते हैं, क्योंकि उससे आपका माइंड फ्रेश होता है,
आपको एक एनर्जी मिलती है कि क्योंकि पूरा दिन पढ़ के आप अफेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, तो ये एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। ये शाज़िया ये मिथ्स है ना कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इवन फॉर दैट सेक ACCA के साथ एसोसिएटेड हैं कि जी आपने 2 या 3 अटैम्प्ट्स में तो करना ही करना है, फिर ये कि आपको किताबी कीड़ा बन के रहना है, आप शादी में नहीं जा सकते, आप किसी सालगिरह में नहीं जा सकते, आप खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। यही होता है, स्टूडेंट्स बेचारे जो खुद नहीं कर पाते वो दूसरे आने वालों को भी डरा देते हैं। तो आप वो बच्चे जो कॉमर्स या फिर CA CCA ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि आपको लोगों की बातें सुन के डरना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप CA की पॉजिटिव साइड्स देखें, क्योंकि चैलेंजेस आपको वही लोग बताते हैं जो कि शायद उन्होंने खुद भी, अगर आपने एफर्ट्स डाली हैं या थोड़ी कम डाली हैं, तो उसकी पॉजिटिव साइड्स देखें कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। मेहनत तो है इस फील्ड में, लेकिन मेहनत आजकल किस फील्ड में नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आपको अपना बेस्ट देना ही है, तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी मिथ्स हैं कि आपको किताबी कीड़ा बनना पड़ता है, आप 24/7 आपने सिर्फ पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। अदर एक्टिविटीज़ होती है, आपकी सोशल लाइफ भी होती है, अगर बस एक ज़रूरत होती है एक बैलेंस मेंटेन करने की और फोकस रहने की। सही है, ठीक है। शाज़िया बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी, और बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्योंकि जो अगेन फैसल वाली बात की, जो कहते हैं ना कि हम शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा नहीं कर सकते, तो भाई नहीं है, शाज़िया को देख लें, सब कुछ हो जाता है। अब ज़रा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हमने सिंध और पंजाब की सूरत हाल आपके सामने रखी थी, क्योंकि कागज़ महंगा हो चुका है 100%। अब ज़रा KPK का हम रुख करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड और महकमा तालीम में फ़ंड्स का तनाज़ा सामने आया है। नए तालीमी साल के लिए किताबों की छपाई में ताख़ीर सामने आई है। लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। शाहबुर रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नए तालीमी साल का आगाज होगा अगस्त में, मगर दरसी किताबें नापैद। माली बहरान के बाइस टेक्स्ट बुक बोर्ड किताबों की छपाई से कासिर। बोर्ड खजाने में सिर्फ 3 अरब रुपए मौजूद, जबकि किताबों की छपाई के लिए 5 अरब रुपए दरकार। किसी किस्म की पेमेंट नहीं हुई है, पिछले बकायाजात भी उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है और इस साल भी 5 अरब रुपए के करीब खर्चा आ रहा है। सूबाई वजीर खजाना फंड्स बहरान को मीडिया में लाने पर टेक्स्ट बुक बोर्ड हुकाम पर बरस पड़े। टेक्स्ट बुक बोर्ड को उसके पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आके जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये बात करनी चाहिए, प्रेस में नहीं। टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक 4 अरब रुपए से जायद की रकम पहले ही सूबाई हुकूमत के जिम्मे है। फंड्स जल्द अदा न किए गए तो मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी ताखीर का खदशा है। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। हॉकी जो है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है। मुल्क में हॉकी का खेल मुश्किलात का शिकार तो है। अब इस कल्चर को बहाल करने और हॉकी को कौमी खेल के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए PHF ने पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 के इनेकाद के लिए पहल की है। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जुलाई 2022 को मुनक़्क़द किए जाने वाले इवेंट का मकसद क्लब की सतह पर खेल को फ़रोग़ देना है, जिससे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से उभरते हुए टैलेंट को तलाश करने में मदद मिलेगी। चैंपियनशिप को 4 मरहलों में तकसीम किया गया है। फाइनल नेशनल राउंड में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 4 टीमें पंजाब, 2 टीमें सिंध और 2 टीमें KPK की और 1 टीम बलूचिस्तान की और 1 टीम इस्लामाबाद की। आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की टीमें भी शामिल होंगी। अच्छा जी, खेल की बात हो रही है तो कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि अदाकारी में भी लाजवाब हैं। अब ये कौन है? लाहौर से नवीन अली मिलवा रही हैं। 2020 में कबड्डी वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाली कौमी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती अब उतरे हैं शोबिस के मैदान में। गुलकारा सोमिया खान ने कबड्डी टीम को खराजे तहसीन पेश करने के लिए गाना बनाया तो कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को ही कास्ट बना डाला। इंसान कोई भी काम शुरू में करता है ना, तो वो तब उसको थोड़ा सा लगता है कि ये मुश्किल है। कौमी हीरोज को मुआशरे में उनका जायज मुकाम मिलने से खेलों के फरोग में भी मदद मिलेगी। कबड्डी के मैदान से निकलकर शोबिस की चकाचौंध रोशनियों में कौमी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती क्या अवाम की नजरों में बड़ा स्कोर कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
जबरदस्त ट्रेलर हमने आपको दिखा दिया है, जरा हम खुद भी बता देते हैं। बहादुर पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म चौधरी आज रिलीज़ होगी और फिल्म की कास्ट में एएसपी तारिक इस्लाम, यासिर हुसैन, अरबाज खान, शमून अब्बासी समेत दीगर जो लोग हैं हम उन्हें देखेंगे। तो हम मज़ीद क्या आपसे बात करें, हम आपकी बात डायरेक्ट कराते हैं। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस फिल्म जो हकीकी जो हीरो हैं उसके हीरो हैं तारिक साहब, और जनाब अली नेहा लाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ़िल्म को जिनका पूरी देख रेख में ये सारा काम हुआ है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ मैं इससे आगाज़ करना चाहूँगा, आपको इनका ज़्यादा मेकओवर तो करना नहीं पड़ा होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, और मैं वो जो सबसे मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चौधरी असलम शेख की, कि जब उनके घर पे हमला हुआ था, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो डायलॉग था बिल्कुल सेम तारिक भाई आपने किया। मैं आगाज़ इससे करूँगा कि आपके वो बड़े करीबी दोस्त भी रहे ना चौधरी साहब। वैसे तो मीडिया पे सबको पता है कि बड़ी दबंग शख्सियत के मालिक थे, ऑन ड्यूटी क्योंकि आप दोस्त भी रहे, ऑफ ड्यूटी कैसी पर्सनैलिटी थी उनकी? डाउन टू अर्थ, बहुत सादा इंसान, अपने काम का बहुत माहिर, पुलिस के काम का, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में बड़ा सादा। मतलब एसपी हो के भी सिपाहियों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और उनको कोई अच्छे कपड़े पहनने का कोई शौक़ नहीं, पूरी उम्र सफ़ेद ही कपड़े पहने उन्होंने, कोई ब्रांडेड कॉन्शियस बंदा नहीं था। हर चीज़ होने के बावजूद भी वो बिल्कुल सिंपल इंसान था। दिलेर। मतलब जहाँ से हमारी पुलिस की दिलेरी जो है वो ख़त्म होती है, वहाँ से उसकी दिलेरी शुरू होती थी। बहुत ब्रेव था। हमने तो खैर बहुत सारे ऑपरेशन भी साथ किए, देखा उसको। पता नहीं उसको गोली से तो डर लगता ही नहीं था कि गोली भी कोई चीज़ है। पूरी उम्र उसने इतने हमले उस पर, उसने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। बिल्कुल शहादत के लिए तैयार मटेरियल था। और उसने मतलब पूरी जॉब में यही था कि मैं शहादत लूँगा। जिस तरह हम नहीं बोलते मैं कोई चीज़ छीनूँगा, मतलब मैं शहादत लूँगा। और अल्लाह ने फिर उसको देखो शहादत भी दी। इतना बड़ा लेजेंड बन गया कि बीबीसी ने उसके शहादत के ऊपर 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई। आर्मी चीफ राहिल शरीफ थे, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर पैगाम दिया। कोर कमांडर आए, बड़े बड़े लोग। एक शहीद को जितना ट्रिब्यूट मिलना चाहिए था उससे भी ज़्यादा अल्लाह ने उसको इज्जत दी। और यही ट्रिब्यूट की सिलसिले की कड़ी जो है वो नेहा लाज ने जो बना दी है। नेहा, एक तो आज रिलीज़ हो रही, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई आपको? एक तो मूवी में कास्ट बहुत बड़ी है, उसको एक साथ उनकी डेट लेना बहुत मुश्किल काम हो जाता। कभी कभी तो नामुमकिन भी हो जाता था कि कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि हमने लास्ट का जो शूट है वो फिर हमने 2-2, 3-3 एक्टर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक साथ पूरी कास्ट नहीं मिल पा रही थी। तो उसको इस तरह से शूट किया। बीच में कोविड आ गया, फिर ज़ारा की डेथ होगी, ज़ारा आबिद की, वो रीशूट हुआ। तो काफ़ी सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ा। ऊपर से रियल लोकेशन थी, सारे वेपन ओरिजिनल हैं, और जितने एक्टर्स के अलावा पुलिस वाले सारे ओरिजिनल हैं। तो वो ज़रा चैलेंजिंग था, काफ़ी ज़्यादा। सही। अच्छा, तो नेहा, ये ख्याल कैसे आया कि चौधरी असलम पे आपने फ़िल्म बनानी है? बहुत अच्छा नाम है चौधरी साहब का माशाल्लाह से, और तकरीबन हर कोई कहता था कि मतलब मैं जहाँ भी सुनती उनकी तारीफ़ सुनती थी, तो मैंने कहा इस पर मूवी बननी चाहिए। तो जब किसी ने नहीं बनाई तो मैंने कहा चले हम खुद ही बनाते हैं। और नेहा, चौधरी असलम के रोल के लिए आपने उनका दोस्त या उसी डिपार्टमेंट से ही बंदा क्यों लिया, इंडस्ट्री से क्यों नहीं लिया? इसके पीछे क्या सोचा? जब ये मूवी की मेरी स्टोरी कंप्लीट हो गई थी, तो जब मैंने इसको अनाउंस किया था, एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने तब कहा था कि मैं चौधरी साहब के कैरेक्टर के लिए कोई नया फेस लाऊंगी, नोन फेस नहीं लूँगी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट थी। और एक पुलिस वाले को जिस तरह पुलिस वाले ना हकीकत में एक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर जब ये पुलिस वाले जो ना चौधरी साहब का कैरेक्टर था वो एक पुलिस वाला कर सकता था। खैर तारिक साहब का जहन में नहीं था। तो जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये साथ बैठे थे, तो मुझे बड़े लोगों के मैसेज आए आप इनको कास्ट करें। अच्छा। तो फिर मैंने इनको कहा कि चलें फिर आप कास्ट हो जाइए। खैर इन्होंने मना कर दिया था, कहता आप किसी अच्छे एक्टर को लें, आप क्यों फिल्म ख़राब करना चाह रही हैं अपनी। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ख़राब नहीं कर रही हूँ, आप हाँ इनकी NOC लिए इनको ट्रेनिंग कराई, फिर मैदान में उतारा। और तारिक साहब,
आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि रियल लाइफ में तो मुजरिमों से लड़ने से लेके और मुख्तलिफ ऑपरेशंस तक, लेकिन रियल लाइफ में यासिर हुसैन, सना, शमून जैसे किरदारों के साथ जब आपने स्क्रीन शेयर की, ज़रा ये मोमेंट तो हमें बताएं ना। नहीं, ऐसा मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि मैं तो चौधरी का किरदार कर रहा था। चौधरी और हम 25 साल तकरीबन नौकरी साथ कर चुके हैं, हम एक गांव के हैं, हम एक साथ इतनी जॉब 12-14 साल हम SHO-शिप साथ कर चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी मुझे पता थी और उसका चलना बैठना बात करना। और जहाँ तक ये इतने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करने का है, तो जब ये फिल्म मैंने इनके साथ हो गया कि भाई करनी है, तो तकरीबन कोई 3.5-4 महीने मैंने फिर नापा से एक टीचर से ट्रेनिंग ली, एक्टिंग ट्रेनिंग। तो जब आप ट्रेनिंग ले लें तो फिर मेरे हिसाब से फिर आप सामना कर ही लेते हैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स का। फिर एक्टर्स ने इनको सपोर्ट भी बड़ा किया, बड़े दिल से वेलकम किया। असफर अली हैं, अरबाज खान है, बट इनको ना बाकायदा वो बड़ा इनके साथ ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी। तो इनका अदनान शाह, टीपू सलीम राज, इनका एक ग्रुप हुआ है पूरा ना, तो वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी इन लोगों की। सपोर्ट उन्होंने काफ़ी किया, बल्कि सेट पे भी वो मतलब बताते थे कि तारिक भाई इस तरह करें, तारिक भाई इस तरह करें। तो मैं ये समझ रहा था कि ये मतलब पुलिस का काम और इसके काम में कौन सा मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत में ये काम मुश्किल है। हालांकि पुलिस के काम में तो हमने बड़े ऑपरेशन किए। असलम तो शहीद हो गया, मुझे खुद 3-4 गोलियां लगी और अभी भी कमर में एक गोली पड़ी हुई है मेरी। तो इतना होने के बावजूद भी फिर भी बोलता हूँ कि ये काम मुश्किल है, पुलिस का काम आसान था। अच्छा नेहा, आजकल हमारी इंडस्ट्री में जिस तरह से फिल्में बन रही हैं, जो कंटेंट आ रहे हैं, उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ इस तरह की चीज़ लाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। हाँ, आपको ये लगता है? यकीनन। और क्योंकि चैलेंजिंग इस लिहाज से कि आवाम को ये हमारे रियल हीरोज़ हैं जिनके बारे में हमने दिखाना है, किस तरह से आप देखते हैं कि आवाम का बाहर निकलना, सिनेमास का रुख करना, जैसे कि हम ऑफ रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे कि सैटरडे संडे तो आपको जगह ही नहीं मिलती सिनेमा में, एक टाइम में 5-5 फिल्में लगी हुई होती हैं। देखिए, हमने तो बना दी है, इससे कोई एक्सपेक्ट भी ऐसा नहीं किया बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस करने के लिए मूवी बनाई नहीं है। इसलिए मुझे 99% मेरे जो फ्रेंड्स हैं प्रोड्यूसर, सब ने मुझे मना किया कि फुटफॉल नहीं है पाकिस्तानी, खासतौर पर पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए, तो ना लगाओ। लेकिन आपने जो है कर दिया। Exactly. अच्छा, मैं चाहूँगा कि अब यासिर हुसैन भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हमने आपको सुबह सुबह उठा दिया है, तो एक बार उस पर भी आपकी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर, क्या एक्सपेक्टेशन है फिल्म के हवाले से, ज़रा बताएँ। सर, बहुत डिफरेंट फिल्म है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस तरह से ज्वाइन करवाने के लिए, और मैं सलाम करता हूँ। नेहा वहाँ बैठी हुई है, तारिक साहब बैठे हुए हैं। फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसी फिल्म मैंने नहीं की अभी तक, एक्शन मूवी, और जिस तरह का एक्शन इसमें शूट हुआ है वो भी अभी तक पाकिस्तान में शायद नहीं देखा होगा किसी ने। और ये फिल्म मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा बिजनेस करेगी, क्योंकि इस तरह की फिल्में बननी बंद हो गई हैं जिसके अंदर ऐसी कहानी और ऐसा एक्शन होता है। और ये कहानी वैसे ही बहुत बड़ी है, एक इतने बड़े लेजेंड के ऊपर है, उनकी ज़िंदगी की असली कहानी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये फिल्म। और नेहा ने जिस तरह से मेहनत की है इस पे, मैंने आज तक किसी मेल प्रोड्यूसर को भी इतना काम करते हुए नहीं देखा जितना हमारे मुल्क की इस औरत ने करती है काम। तो मुझे लगता है मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा यासिर, ये इस तरह का कंटेंट आना मार्केट में बहुत ज़रूरी है जिससे हम अपनी स्टोरी को रिलेट कर सकें। चौधरी असलम हमारा अपना एक जीता जागता किरदार था। आपकी एक और फिल्म जिसको माशाल्लाह से अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं, वो हमारी कहानी है, अपनी कहानी है। कितना ज़रूरी समझते हैं इस तरह का मज़ीद कंटेंट आना? देखें, इस तरह का कंटेंट हमेशा आते रहना चाहिए। वो एक बिल्कुल डिफरेंट फिल्म है। वो उस पर ये उन्होंने कह दिया कि जी आपने एक विलन को ग्लोरीफाई कर दिया, जबकि हमने नहीं किया। वो एक कहानी सुनाई है सिर्फ। इसी तरह ये तो एक हीरो है, और ये तो बॉर्न हीरो है, इसकी कहानी हमने सुनाई है, तो इसको तो बहुत ज्यादा देखना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये तो विलन भी नहीं था, ये तो था ही हीरो, और शहीद है। तो एक शहीद की कहानी बनाई है। लोगों का जो गिला था उस फिल्म से सेंसर बोर्ड का, वो इससे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सारी सच्चाई दिखाई गई है कि कैसे उस बंदे ने कराची शहर के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। और तारिक साहब ने जिस तरह से कैरेक्टर किया है, अगर आप उनकी तस्वीर देखें और तारिक साहब को सामने खड़ा करें तो आपको लगता है कि वही दोबारा जिंदा हो गए। और जब तारिक साहब सीन में भी होते थे, या जब मैंने एडिट पे जितनी फिल्म देखी है,
तो वो ऐसा लगता है कि वाकई कुछ ऊपर से जरूर तारिक साहब को कोई ना कोई गैबी मदद भी मिली है इस कैरेक्टर को करने के लिए, जो हमें नहीं मिली। तारिक साहब मौजूद है तो उन्हीं से पूछ रहे थे, ये तारिक साहब सच है, कोई गैबी मदद मिली? बस मदद यही मिली, अल्लाह की मदद है सब के, अल्लाह ने किया, इतना बड़ा काम हो गया। देखे ना, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना कोई मामूली बात तो नहीं था ना। खाली यासिर तो नहीं है उसमें, आप देखें शमून है उसमें, टीपू है, अरबाज है, असफर है, सन्ना है, सलीम मिराज है, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े लेजेंड्स के साथ काम करना, ये तो वैसे ही हमारे लिए। और आपके अंदर वैसे ही इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं। अच्छा यासिर, अगर मैं अभी मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है उसकी बात करूं तो क्या कमेंट करेंगे? काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं, बहुत अच्छी मूवीज़ भी, अच्छा बिजनेस भी कर रही हैं, और कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो कि फ्लॉप भी हुई हैं। तो अभी मौजूदा हमारी फिल्म इंडस्ट्री, क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर फिल्म इंडस्ट्री में यही होता है, मूवीज आती हैं, कुछ अच्छा बिजनेस करती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। सिर्फ सिस्टम बनने की ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री में, बाकी हमें फिल्म तो बनानी आ गई है, हमें फिल्म चलानी कैसे है वो सीखना होगा। हमारे जो प्रमोशंस के तरीके हैं वो थोड़े पुराने हैं, उनको थोड़ा सा बेहतर होना होगा, और हमारे जो सिनेमा ओनर्स हैं उनको थोड़ा सा ये बात को समझना होगा कि जिस तरह से उनका सिनेमा चलना ज़रूरी है उसी तरह से प्रोड्यूसर की फिल्म चलना भी ज़रूरी है। इस फिल्म में जब तक प्रोड्यूसर मरता रहेगा सिनेमा कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। नेहा ने ये एक फिल्म बनाई है, हम सबको मिलकर नेहा को इतना सपोर्ट करना चाहिए कि नेहा एक अगली फिल्म ज़रूर बनाए, ताकि सिनेमा में फिल्म्स लगनी बंद ना हो। और एक पुराना प्रोड्यूसर ही जो होता है वही ज्यादा बेहतर काम को समझता है, और वही करता रहे काम तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ना कि हर रोज एक नया प्रोड्यूसर आए, वो एक फेल्ड अटेम्प्ट करे और फिर वो चला जाए। हमारे पुराने प्रोड्यूसर्स को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपको जो है वो हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। अलॉन्ग विद तारिक साहब, आप भी आए, और नेहा आपको भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आज फिल्म रिलीज़ हो रही है, अगर आपको अपने ट्रू लेजेंड्स को लिव करना है तो प्लीज़ जाएँ और ये मूवी देखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चोलिस्तान में पानी की किल्लत के मुस्तकिल खात्मे के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया है। अब वहाँ मसनूई बारिशों के जरिए सहरा की प्यास बुझाई जाएगी। तो पहले एहसान अंसारी की रिपोर्ट देखते हैं। सहरा को हरा भरा बनाने का अज़्म, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने चोलिस्तान में खुश्कसाली के मुस्तकिल खात्मे का मंसूबा तैयार कर लिया। अब 6 लाख एकड़ पर मसनूई तरीके से बादल बरसाए जाएंगे। मुकम्मल प्रोजेक्ट $65 मिलियन का है। इनिशियल फेज़ में चीफ मिनिस्टर को जब ब्रीफिंग मिली है तो उन्होंने जो ट्रायल फेज़ है उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने की परमिशन दी है। अभी जो औसतन 100 मिलीमीटर बारिश होती है, इसके बजाय 500 से 600 मिलीमीटर बारिश सालाना होगी। शहर में पानी की ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ ये मंसूबा मुस्तकबिल में मुल्की मईशत में भी अहम किरदार अदा करेगा। जो 4 मिलियन एकड़ हैं उस पे हमारा वीट, कॉटन और दीगर फील्ड क्रॉप्स ऐसी जो एडिबल ऑयल और पल्सेस जो पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़नी है, कि तकरीबन 3 साल के अरसे के अंदर जब ये सिस्टम वेल डिप्लॉयड हो जाएगा तो तकरीबन $10 बिलियन सालाना की ग्रोथ होगी जीडीपी में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न सिर्फ साइंसदानों की काविश को सराहा बल्कि आजमाइशी तौर पर मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। साथ साथ स्मोक के खात्मे के लिए इस मंसूबे के लाहौर में भी इस्तेमाल किए जाने की हिदायत दी। एहसान अंसारी, समा, बहावलपुर। प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, वाइस चांसलर बहावल यूनिवर्सिटी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होने जा रहा है, कब से इम्प्लीमेंट होगा सर, ये सबसे पहले तो ये बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं समा का शुक्रगुज़ार हूँ और आपके सामईन तक ये मालूमात पहुँचाने के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है चीफ़ मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन की मंजूरी दी है, और इस वक्त जो है पेपर वर्क हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लेवल के ऊपर कि अगले 3 महीने में इसकी ट्रायल डिप्लॉयमेंट को प्लेस कर दिया जाए चोलिस्तान में, और 6 महीने तक वो ट्रायल डिप्लॉयमेंट रहेगी और उसके बाद फुल स्केल डिप्लॉयमेंट का फ़ैसला होगा उसके रिज़ल्ट्स को देख के। सही।
ठीक। अच्छा सर, ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बिकॉज हमें याद जब लाहौर में इसके हवाले से बात होती थी तो यही कहा जाता था कि बहुत एक्सपेंसिव है, आगे आने वाले कुछ सालों में हम इस पे काम करेंगे, बट 40 साल में जो काम हो रहा है बेहतरीन है। तो इसके एक्सपेंसिव होने के लिहाज से और इसकी अफादियत कितनी ज़्यादा है, प्लीज़ इस हवाले से भी बात कीजिएगा। जी जी, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है उसका हुसूल जो है उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है अगर इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो निकाला जाए तो बेनिफिट इसका अनबिलीवेबली हाई है। यानी कि जब चोलिस्तान के अंदर 6 मिलियन एकर्स ज़ेर काश्त आ जाएंगे तो उससे जीडीपी में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमने डिफरेंट सिनारियोज़ वर्कआउट किए हैं रबी और ख़रीफ की क्रॉप्स के, और वो चीज़ें जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है जो यहाँ पे ग्रो की जा सकती हैं, तो तकरीबन $10 बिलियन सालाना, जो कि तकरीबन 225 अरब रुपए बनते हैं सालाना, जबकि इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 12 से 13 अरब रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 1 से 1.5 अरब रुपए का ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है। तो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फीजिबल है, और मैं समझता हूँ कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसके असरात को रिवर्स करने में भी हेल्प करेगा कि जब चोलिस्तान सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा तो उससे इस रीजन का भी माइक्रो क्लाइमेट इम्प्रूव होगा, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और उसके पॉजिटिव असरात पड़ेंगे दीगर नेबरिंग इलाकों के क्लाइमेट पे भी। सर अतर, पड़ोसी मुल्क ने अपने रेगिस्तानों को नखलिस्तान तो क्या पूरा चमनिस्तान बना दिया है, ये काम हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ, और अगर अब इसको टेकअप किया जा रहा है कितना अरसा लगेगा? जी, जब आपने पड़ोसी मुल्क की एग्जांपल दी तो अनफॉर्चुनेटली वो जो पड़ोसी मुल्क है उसने हमारे 3 दरियाओं का पानी रोक कर अपने इलाके को सरसब्ज़ व शादाब किया, जबकि हम जिस पानी को लाने की बात कर रहे हैं वो पानी है जो फ़िज़ा में नमी की सूरत में मौजूद होता है, और जो पाकिस्तान है और बरसग़ीर है, यहाँ से जब वो हवाएं बारिशें बरसा के वापस जाती हैं तो तकरीबन 40% नमी उनमें मौजूद होती है साल से 8 से 9 महीने। और ये टेक्नोलॉजी उस पानी को बरसा कर चोलिस्तान को हरा भरा करेगी, तो ये एक इजाफी पानी है जो सिस्टम में आएगा जो बग़ैर बरसे चला जाता है। और जैसे मैंने कहा कि 3 महीने में इसकी ट्रायल डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, इसके रिज़ल्ट्स सामने आ जाएंगे, और उसके बाद एक प्लान्ड वे में पूरे साल का एक कैलेंडर बनेगा कि जिस महीने में जिस क्रॉप के लिए हमें पानी कितना चाहिए उस हिसाब से बारिश की जाएगी। उसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये है कि हमारे जो नहरी पानी है उस पर भी लोड कम होगा, और दूसरा ये है कि जो ग्राउंड वाटर एक्वाफर है चोलिस्तान में और बहावलपुर डिवीज़न में वो रिचार्ज होगा, जो कि हिंदुस्तान ने जैसे ही सतलज का पानी बंद किया है तो यहाँ का जो इस रीजन का बहावलपुर डिवीज़न का जो ग्राउंड वाटर है वो टोटली डिस्टर्ब हो गया, जिससे पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया और ख़तरे में है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे, और बड़ा जरूरी है जैसे कि आपने कहा ना अपने क्लाइमेट को वापस उस चीज़ पर लेकर आना कि हम ये कहें कि मज़ीद हम तबाही का इस नहज पे नहीं पहुंच रहे, मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बैठे बैठे हमने ख्वाब देखा है इस वक्त एक सरसब्ज़ चोलिस्तान का। दुआ यह है कि ये ख्वाब, ये मंसूबा जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल हो। चलें जी, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। 2 दिन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ नया दिन देखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।